हेलो दोस्तों, फिर से मौजूद है आपका दोस्त आपका होस्ट सोनू चौधरी। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड डाइस्टीरियोमर्स एंड मीजो कंपाउंड के ऊपर पढ़ते हुए नजर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ पीछे के वीडियो सेक्शन आपको पसंद आए होंगे। तो जो भी इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को आपके अपने दोस्त की तरफ से सबसे पहले प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले 4 लाइनें पेश कर देता हूँ। कुछ एक लोगों का मानना है केमिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट है, बकवास सब्जेक्ट है। तो ये 4 लाइनें उन लोगों के लिए कि केमिस्ट्री ने आपको क्या सिखाया है, जीवन का सबसे बड़ा गुण आपको केमिस्ट्री ने ही सिखाया। सुनना है। कौन कमबख्त कहता है केमिस्ट्री खराब सब्जेक्ट है? कौन कमबख्त कहता है कि केमिस्ट्री खराब सब्जेक्ट है? केमिस्ट्री ने ही सिखाया है कि इंतजार करो, रंग बदलता है। सिर्फ आपको इंतजार करना है। क्या बदलता है? रंग बदलता है। लोग भी रंग बदलते हैं और प्रोडक्ट्स भी क्या बदलते हैं? रंग। तो ये केमिस्ट्री का सिखाया हुआ है कि इंतजार करना है, लोग रंग बदलते हुए नजर जरूर आएंगे, पीछे से हमले करते हुए नजर जरूर आएंगे। डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जो ना तो सेम हो ना ही एक दूसरे की मिरर इमेज हो, ऐसे मॉलिक्यूल को आप क्या कह सकते हो? डाइस्टीरियोमर्स। तो दोज मॉलिक्यूल्स विच आर नाइदर सेम नोर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एज डाइस्टीरियोमर्स। कह सकता हूं तो ऐसे मॉलिक्यूल, दोज मॉलिक्यूल्स विच आर नाइदर सेम नोर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इज कॉल्ड एज डाइस्टीरियोमर्स। उदाहरण के लिए समझो क्या कह रहा हूं। मान लेता हूं ये फिशर प्रोजेक्शन से आंसर बनाने की कोशिश करता हूं। ये CH3 ग्रुप है, ये H है, ये Cl है, ये H है और ये Cl है, ये C2H5। देखो, मान लो आपने बुद्धि दौड़ाई और बुद्धि दौड़ाने से ये दिख रहा है कि इसके बीचों बीच मैंने क्या पास की? प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री को पास कर देता हूं देखने के लिए कि कैसे आपने कहा ये ना तो सेम है ना ही एक दूसरे की मिरर इमेज है। देखो, अब जैसे ही इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री को पास करोगे तो मैंने कहा था मान लेना यहां शीशा रखा रहा होगा, मिरर रहा होगा। तो मिरर में क्या है? ये चीज जो आगे की तरफ दिख रही है ऐसे झुक जाएगी और कहां दिखेगी? पीछे की तरफ। मतलब H के ऊपर H, Cl के ऊपर Cl क्या कर देगा? सुपर इंपोज कर देगा, इनको दबा लेगा। लेकिन C2H5 को कौन नहीं दबा पाएगा? CH3। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो देखने में ना तो सेम हो और ना ही एक दूसरे की क्या हो? मिरर इमेज, ऐसी चीजों को क्या कह सकते हो? डाइस्टीरियोमर कह सकते हो। देखो ध्यान से, अगर दोनों दिखने वाले एटम एक ही दिशा में मौजूद हैं, दोनों देखो एक दूसरे के क्या हैं? बिल्कुल पास पास, एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में मौजूद हैं, तो ऐसी फॉर्म को इरिथ्रोफॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इरिथ्रो आइसोमर। सही है। कौन सी फॉर्म कहा जाता है? इरिथ्रोफॉर्म कहा जाता है। अगर मान लो ये एटम जो है एक दूसरे के अपोजिट दिशा में पहुंच जाए, मान लेता हूं ये Cl है, ये H है, ये Cl है, ये H है, ऊपर वाले की मान लो मैंने रोटेशन करवा दी। सही है। अब देखो, दिखने वाले एटम जो ग्रुप हैं वो एक दूसरे के अपोजिट दिशा में पहुंच गए। Cl के सामने Cl इधर, H के सामने क्या पहुंच गया? H। तो कह सकता हूं इस फॉर्म को आप किस नाम से जान सकते हो? थ्रियो। थ्रियो, T4 थ्रियो। T4 आपने पढ़ा होगा जस्ट लाइक ट्रांस। तो ऐसी स्पीसीज जो एक दूसरे के अपोजिट दिशा में पहुंच जाएं उस फॉर्म को आप क्या कह सकते हो? थ्रियो फॉर्म। और दूसरी फॉर्म को क्या कह सकते हो? इरिथ्रोफॉर्म। तो डाइस्टीरियोमर जो है वो 2 फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, डेट इज इरिथ्रोफॉर्म और कौन सी फॉर्म? थ्रियोफॉर्म। उस चीज को आप क्या कह सकते हो? डाइस्टीरियोमर्स कह सकते हो। देख लो भाई ध्यान से, ना तो ये मॉलिक्यूल सेम होंगे ना ही एक दूसरे की क्या होंगे? मिरर इमेज। ऐसी चीजों को आप डाइस्टीरियोमर कह सकते हो। 2 फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता हुआ नजर आएगा, इरिथ्रोफॉर्म और थ्रियोफॉर्म के अंदर। अगला क्वेश्चन आता है इंपोर्टेंट, डेट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज। डाइस्टीरियोमर्स की क्या पूछेगा आपसे? स्टीरियोमर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइस्टीरियोमर्स। डाइस्टीरियोमर्स की क्या पूछता हुआ नजर आएगा आपसे? प्रॉपर्टीज पूछता हुआ नजर आएगा। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइस्टीरियोमर्स क्या कहती हैं? देखो ध्यान से, पहली प्रॉपर्टी होती है कि डाइस्टीरियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, डाइस्टीरियोमर्स डाइस्टीरियोमर्स में और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। डाइस्टीरियोमर्स जो हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं और नहीं भी। पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि डाइस्टीरियोमर्स में और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर। हो सकता है ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं नेचर के अंदर और नहीं भी। डाइस्टीरियोमर्स में और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर। दूसरी,
डाइस्टीरियोमर्स जो होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पूर्ण रूप से अलग होती है। डाइस्टीरियोमर्स हैव एंटायरली डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। डाइस्टीरियोमर्स जो होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पूर्ण रूप से क्या होती है, अलग होती है। ध्यान रखना है, डाइस्टीरियोमर्स हैव एंटायरली डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी पूर्ण रूप से क्या होगी मेरे भाई, डाइस्टीरियोमर्स की अलग होगी। डाइस्टीरियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। डाइस्टीरियोमर्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो पूर्ण रूप से क्या होगी, अलग होगी। तो डाइस्टीरियोमर्स हैव एंटायरली डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। तीसरा पॉइंट, डाइस्टीरियोमर्स जो होते हैं, डाइस्टीरियोमर्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी कैसी मिलेगी, एक जैसी मिलेगी। डाइस्टीरियोमर्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफर किस में करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन में, बट डिफर इन द रेट ऑफ रिएक्शन। डाइस्टीरियोमर्स जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो एक जैसी होती है, लेकिन उनके जो रेट ऑफ रिएक्शन आते हैं, रेट की जो स्पीड आपकी, सॉरी, जो केमिकल रिएक्शन होती है उसकी जो स्पीड निकल के आती है, रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आती है, वो क्या निकल के आती है, अलग अलग आती है। कोई रेट फास्ट आएगी, कोई रेट क्या आएगी, स्लो। तो ऐसी स्पीसीज को आप क्या कह सकते हो, डाइस्टीरियोमर। ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं। डाइस्टीरियोमर्स जो होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग होती है। डाइस्टीरियोमर्स की प्रॉपर्टी फिजिकल हमेशा क्या होगी, अलग। ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं, नहीं भी, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, डिफर किस में करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन। कोई रेट ऑफ रिएक्शन तेज होगी, कोई रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, धीरे। ऐसी चीजों को आप आसानी से किस में कंक्लूड करवा सकते हो, डाइस्टीरियोमर्स में कंक्लूड करवा सकते हो। देख लो भाई तसल्ली के साथ, सही है, देख लो। तब तक एक छोटी सी शायरी सुना देता हूं, सुनना है ध्यान से। जीवन का बड़ा ही महत्वपूर्ण सार बता देता हूं, लोगों की सोच के बारे में बता देता हूं, जो मैंने खुद पर्सनली फील की। कुछ लोगों ने उतार दिया मुझे बोझ समझकर, कुछ लोगों ने उतार दिया मुझे बोझ समझकर, कुछ लोगों ने संभाल रखा है मुझे सोच समझकर। जिस जख्म ने दी मौत मुझे, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया उसे खरोच समझकर। तो भाई समय समय की बात है, कुछ एक लोगों ने बोझ समझा, कुछ ने सोच समझकर रखा, और जिन्होंने हमें मौत देने की कोशिश की समय के अनुसार, उस मौत को हमने खरोच समझा। सिर्फ इतनी सी बात है भाई, समय समय की बात है, सही है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट टर्म के ऊपर, डेट इज कॉल्ड मीजो कंपाउंड। दूसरा जो सेक्शन है, बिल्कुल छोटे छोटे सेक्शन है भाई ये, सेपरेटली इसीलिए इनको इंक्लूड करते हुए चल रहे हैं। दूसरा कंपोजिशन आती है, डेट इज तीसरा, मीजो कंपाउंड्स। पेपर में पूछेगा कि मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनना है। वो कंपाउंड कौन से, वो दोज कंपाउंड्स which contain more than one chiral carbon। ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास एक से ज्यादा क्या मौजूद हो मेरे भाई, कायरल कार्बन, लेकिन फिर भी नेचर में कैसे हों, ऑप्टिकली इनएक्टिव। दोज कंपाउंड्स विच कंटेन मोर देन वन कायरल कार्बन इज कॉल्ड एज मीजो कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास एक से ज्यादा क्या मौजूद हो, कायरल कार्बन। आपको पीछे सिखाया था, जिसके पास एक कायरल कार्बन होगा वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जिसके पास एक से ज्यादा कायरल कार्बन होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं। तो ऐसे कंपाउंड जिसके पास एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो, उन कंपाउंड्स को आप क्या कह सकते हो, मीजो कंपाउंड्स कह सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो कंपाउंड्स होते हैं, सच कौन से, मीजो कंपाउंड, सच कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली, ऐसे कंपाउंड, सच कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर। ऐसे कंपाउंड जिनके पास एक से ज्यादा कायरल सेंटर मौजूद होगा, एक से ज्यादा कायरल कार्बन मौजूद होगा, वो कंपाउंड नेचर में ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। अब कहोगे जी ये कैसी बात कर रहे हो, कायरल सेंटर है फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये मॉलिक्यूल कैसे हो जाते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैंने कहा था क्या तो अपनी मिरर इमेज को सुपर इंपोज करे या फिर उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद हो, इनमें से कुछ भी मिला तो कंपोजिशन ऑप्टिकली इनएक्टिवनेस की तरफ पहुंचती हुई नजर आएगी। एक से ज्यादा कायरल कार्बन थे फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव रहा नेचर के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ध्यान रखना है मीजो जो कंपाउंड होते हैं हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलेंगे नेचर के अंदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद होने की वजह से ये मॉलिक्यूल आपको कैसे देखने को मिलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। उदाहरण के लिए आपको एक साधारण सा उदाहरण बता देता हूं जो आप पढ़ते हो, डेट इज मीजो टार्टरिक एसिड। एक कंपाउंड होता है डेट इज मीजो टार्टरिक एसिड, मतलब मीजोफॉर्म लेनी है और मीजोफॉर्म मतलब एक से ज्यादा कायरल सेंटर इसके अंदर मौजूद होंगे और फिर भी ये नेचर के अंदर कैसा होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा नेचर के अंदर। देखो ध्यान से कैसे बना देता हूं, ऐसे बना देता हूं, ये कार्बन रिप्रेजेंट कर रहे हूं, ये COH रहा होगा, ये H रहा होगा, ये OH रहा होगा, ये H रहा होगा ब्रदर, ये OH रहा होगा और ये रहा होगा COH। इस एसिड को कहा जाता है मीजो टार्टरिक एसिड। मीजो कंपाउंड है तो देखो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों हुआ, इसके बीचों बीच जब आप प्लेन पास करोगे, प्लेन पास करने से पहले इसकी कायरलिटी को चेक करो, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, नीचे वाला अलग है, इसका मतलब इसके पास कायरल सेंटर है और कायरल सेंटर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टार। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ऊपर वाला अलग है, इसका मतलब इसके पास भी कायरल सेंटर है, मतलब एक से ज्यादा इसको क्या है कायरल सेंटर है। आपका स्टार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कायरल कार्बन को। एक से ज्यादा इसके पास कायरल सेंटर या कायरल कार्बन मौजूद है फिर भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहा, क्यों, क्योंकि डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। ध्यान से देखने का, प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब जिधर से तुमने उसको काटा उधर ही शीशा लगा के अज्यूम करो कि शीशा लगा रहा होगा, तो इधर शीशा रहा होगा तो ये ऊपर वाला कहां छप जाएगा, नीचे की तरफ, ऊपर वाला गिर जाएगा किसके ऊपर, नीचे वाले की तरफ। तो ये जैसे ही इसके ऊपर ऐसे गिरेगा तो COH को कौन दबा लेगा, COH, H को कौन दबा लेगा, H, OH को कौन दबा लेगा, OH। मतलब ये अपनी मिरर इमेज को क्या कर जाएंगे, सुपर इंपोज, और सुपर इंपोज करने की वजह से मीजो टार्टरिक एसिड जो होगी वो नेचर के अंदर कैसी होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ध्यान रखना है मीजो टार्टरिक एसिड जो होती है वो नेचर के अंदर ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मीजो टार्टरिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। दूसरा, मीजो टार्टरिक एसिड की बात की है, दूसरा मान लो मैं ऐसा एग्जांपल ले लूं, सिंपल टार्टरिक एसिड, मीजो नहीं टार्टरिक एसिड, टार्टरिक स्पेलिंग वाला बड़ा झोल है भाई, टार्टरिक एसिड सही है। देखो मान लेता हूं टार्टरिक एसिड में ऐसे बना दूं, मीजोफॉर्म नहीं लिया, देखो COH, इधर H, इधर OH, इधर OH, इधर H, इधर COH, ये है टार्टरिक एसिड। अब मैं पूछूं इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, देखो एक से ज्यादा कायरल सेंटर है, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गई। अब मैंने कहा कि मीजो कंपाउंड के अंदर कंपोजिशंस जो है एक से ज्यादा जिसके पास कायरल सेंटर होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है, लेकिन मीजो कंपाउंड जो होंगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखो केस को मैंने चेंज कर दिया, अब जैसे ही तुमने बीचों बीच प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाई होगी तो OH के ऊपर कौन पहुंचा, H के ऊपर कौन पहुंचा, OH, और COH के ऊपर कौन पहुंचा, COH। मतलब OH को कौन सुपर इंपोज नहीं कर पाया, H, OH को कौन सुपर इंपोज नहीं कर पाया, H। इसका मतलब इस केस के अंदर अब ये फिलहाल क्या होगा, नॉन सुपर इंपोजेबल कह सकता हूं, ये अपनी मिरर इमेज को क्या नहीं कर रहा, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज कह सकता हूं। इसमें और क्या नहीं है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ना ही इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है टार्टरिक एसिड में। और जब दोनों ही नहीं है तो एक से ज्यादा कायरल सेंटर है, ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी, फिलहाल तो ये ऑप्टिकली कैसा दिख रहा है, एक्टिव। एक से ज्यादा कायरल सेंटर पीछे वाले में देखे थे, प्लेन ऑफ सिमेट्री आने की वजह से वो कैसा हो गया था, इनएक्टिव। तो ये किसका केस हो सकता है, टार्टरिक एसिड, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का केस हो सकता है। ध्यान से देखो, मीजो टार्टरिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड टार्टरिक एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर, does not contain plane of symmetry, does not contain superimposition factor। सही है, देख लो भाई तसल्ली से।
अब क्वेश्चन ये हुआ कैसे, क्वेश्चन पे चलते हैं। सुनो, इनके अंदर ये जो इनएक्टिव हुआ था मीजो टार्टरिक एसिड या फिर मीजो कंपाउंड ऐसे लिख दूं, मीजो टार्टरिक एसिड और मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर। क्यों? बिकॉज rotation caused by rotation caused by one half of the molecule, because rotation caused by one half of the molecule is compensated by other half of molecule। क्या कहा मैंने? such compounds have internal compensation। मुंबई इंडियंस टीम जानते हो ना, MI, तो M फॉर मीजो कंपाउंड, I फॉर इंटरनल कंपनसेशन। तो मीजो जो कंपाउंड होते हैं वो कौन सी कंपनसेशन दिखा सकते हैं? इंटरनल कंपनसेशन दिखा सकते हैं। ध्यान से सुनना है, मीजो टार्टरिक एसिड और मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव इसलिए होते हैं नेचर के अंदर। आपने जो स्ट्रक्चर पढ़ी है पीछे जाके वो स्ट्रक्चर देख सकते हो मीजो टार्टरिक एसिड की, उसमें जो रोटेशन होगी हाफ ऑफ द मोलिक्यूल की, मान लो रोटेशन पहले ऊपर वाला जो धड़ है, ऊपर वाला जो हिस्सा था, समझो इसी को कन्वर्ट कर देता हूं किसमें? मीजो टार्टरिक एसिड के अंदर। समझो क्या कहा मैंने, देखो मैंने कहा कि इसको मीजो टार्टरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। इधर OH हो गया, इधर क्या हो गया? H। देखो बीच में तुमने प्लेन ऑफ सिमेट्री को डाला होगा। ये क्या कह रहा है कि ऊपर वाला जो धड़ है अगर वो मान लो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, राइट हैंड की तरफ घूमा है, तो नीचे वाला मॉलिक्यूल उतना ही बदले में कहां घूम जाएगा? लेफ्ट की तरफ। मतलब एक रोटेशन अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो नीचे वाली रोटेशन अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लेवो रोटेटरी के अंदर। मतलब हाफ ऑफ द रोटेशन मॉलिक्यूल जो है, ऊपर वाले मॉलिक्यूल की रोटेशन को नीचे वाला मॉलिक्यूल क्षति पूर्ति करता हुआ नजर आएगा। नुकसान इसने किया भाई, एक ही घर के दोनों सदस्य हैं, नुकसान बड़े भाई ने किया, तो उसकी पेमेंट कौन करेगा? उसके घर वाला, उसके पिता पेमेंट करते हुए नजर आएंगे। छोटे भाई ने नुकसान किया तो पेमेंट कौन करता हुआ नजर आएगा? बड़ा भाई पेमेंट करता हुआ नजर आएगा। कंपनसेशन, कोई ना कोई उस चीज की क्षतिपूर्ति, उस चीज का खामियाजा भुगतता हुआ नजर आएगा, कह सकता हूं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो होते हैं इसमें आधी रोटेशन तो अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गई तो नीचे का जो हाफ बच गया मॉलिक्यूल का वो किस तरफ घूमेगा? लेवो रोटेटरी। अगर ऊपर का हाफ लेवो रोटेटरी घूम गया, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ घूम गया, तो नीचे वाला किसकी तरफ घूमेगा? राइट हैंड साइड की तरफ, ताकि उसके एंगल ऑफ रोटेशन को कैंसिल आउट कर दे। और ये जो कंपनसेशन है कैसे हो रही है? घर वाले ही कंपनसेशन कर रहे हैं। आप नुकसान करके आओगे तो पापा करेंगे कंपनसेशन, बड़ा भाई करके आएगा तो पापा करेंगे, छोटा भाई करके आएगा तो पापा करेंगे। मतलब कंपनसेशन कौन करेंगे? घर के सदस्य ही करेंगे। और घर की बातें अगर घर में रह जाएं तो ऐसी कंपनसेशन को आप किस नाम से जान सकते हो? इंटरनल कंपनसेशन के नाम से। तो रेजिमिक मिक्सचर में या मॉडिफिकेशन में कौन सी कंपनसेशन थी? एक्सटर्नल। और यहां कौन सी कंपनसेशन होती हुई नजर आएंगी? दैट इज कॉल्ड इंटरनल कंपनसेशन। तो उम्मीद करता हूं ये छोटा सा वीडियो सेक्शन आपको पसंद आया होगा। ऊपर चेंज कर लेना, दैट इज मीजो टार्टरिक एसिड। सही है। तो उम्मीद करता हूं अगर आपको चीजें पसंद आती हैं तो चीजों को मेरे भाई लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। जाने से पहले 4 लाइनें सुना देता हूं, बड़ी ही गहरी लाइनें हैं, सुनना है क्या है। तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। ध्यान से सुनना है। तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ, ये मौसम ही बदल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ, नहीं मिलते हो मुझसे तुम तो सब हमदर्द है मेरे, जमाना मुझसे जल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। सही है भाई, देख सकते हो किस तरीके से जमाना जल जाता है अगर आप मिलने आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये 4 लाइनें आपको बेहद पसंद आई होंगी। सही है। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में। एक और सुनोगे?
ठीक है, एक और सुन लो, सुनो ध्यान से। तुम पूछ लेना सुबह से, तुम पूछ लेना सुबह से, ना यकीन हो तो शाम से, ये दिल धड़कता है तेरे नाम से। सही है। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, माता पिता का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।